दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर ली जाए, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होगी तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में पॉलिटिक्स एक थिएटर में तब्दील हो चली है। इस देश की पार्लियामेंट के भीतर भी सिर्फ और सिर्फ थिएटर होता है। इतना ही नहीं, इस देश में डेमोक्रेसी को भी एक ऐसे थिएटर में तब्दील किया जा चुका है जिसमें हर कैरेक्टर आता है और उसके हाथ में दिए गए जो डायलॉग्स है उसको बोलकर यह चला जाता है। लेकिन इस थिएटर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इस थिएटर का सबसे बड़ा किरदार और कोई नहीं, देश के प्रधान सेवक हैं। उनके हाथों में भी जो दस्तावेज, चाहे बाबू लोग, चाहे नौकरशाह और चाहे वह खुद अपने तौर पर जिन डायलॉग्स को बोलना चाहते हो बोलकर चले जाते हैं, जमीनी हकीकत क्या है इस पर से आंखें मूंद लेते हैं। और तो और गवर्नेंस को कैसे थिएटर में तब्दील कर दिया गया है या इस देश की डेमोक्रेसी को कैसे मिमिक्री में बदल दिया गया है, उसका सच भी इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पर हम लोग मानकर चलते हैं कि किसी भी सरकार को 5 साल के लिए चुना जाता है और वो जो भी निर्णय लेती है, चाहे वो बजट में लिए गए निर्णय हो, वो इन 5 सालों को ध्यान में रखकर ही लेती है। यानी नीति आयोग के द्वारा फैसले हो, बजट के फैसले हो, अपने तौर पर कोई कह रहा हो, इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि वो जिन बातों को कह रहा है उसको अनंत काल में पूरा किया जाएगा। लेकिन इस थिएटर में सब कुछ चलता है। यह कैसा थिएटर और इस ग्राउंड जीरो पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें लगता है कि आपको एक दिन पहले चलना होगा, यानी कल का दिन। कल शाम में कैबिनेट बैठी, कैबिनेट ने डिसीजन लिया और उस डिसीजन को लेकर 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उसके बाद पूरे के पूरे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री का खुद का ट्विटर हैंडल, जो भी प्रचारक के तौर पर वहां पर पीआईबी होता है, जिसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो कहते हैं, या जो भी संस्थाएं होती हैं, और बीजेपी भी अपने तौर पर, चूंकि सत्ताधारी पार्टी है, उसने भी अपने तौर पर ट्विटर के जरिए उन बातों का ऐलान करना शुरू कर दिया। और पीआईबी ने तो कमाल किया, 10 भाषाओं में प्रेस रिलीज जारी कर दी। लेकिन सच क्या है? आप कहेंगे घटना क्या है, हम कहेंगे सच क्या है, और उस घटना के मद्देनजर ही जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पीआईबी ने प्रेस रिलीज इंग्लिश में जारी की और उसके साथ साथ हिंदी में भी जारी की। उसका रिलीज आईडी जो था वह 1654424 था। जिन भाषाओं में यह प्रेस रिलीज जारी की गई वो मराठी थी, बंगाली थी, असमी थी, मणिपुरी थी, पंजाबी थी, गुजराती थी, तमिल थी, तेलुगु थी, कन्नड़ थी, मलयालम थी और हिंदी तो थी और इंग्लिश थी ही। तो कुल मिलाके 12 भाषाओं में प्रेस रिलीज जारी। प्रेस रिलीज क्या थी? प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया गया था कि दरभंगा में एम्स खुल रहा है और इस पर प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मुहर लगा दी है और यह प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के साथ खुल रहा है। इसमें एक पोस्ट डायरेक्टर का भी रखा गया है, जिनको 2,25,000 रुपए महीने के मिलेंगे और उसके अलावे कुछ अलाउंस मिलेगा, तो वह भी कुल मिला के 2,37,000 होगा। 1,264 करोड़ रुपए खर्च आएगा इस एम्स में जो दरभंगा में बनने वाला है। 48 महीने में पूरा होगा। 48 महीने का मतलब हुआ कि सितंबर 2024, इलेक्शन के तुरंत बाद 2024 में अब आप चले जाइए, यानी दरभंगा के लोग खुशी से ताली ठोक सकते हैं। बिहार में कह सकते हैं 2 एम्स आ गया, एक तो पटना में है, एक दरभंगा में भी बन जाएगा। यह 2024 तक पूरा होगा। इसमें 100 एमबीबीएस की सीट भी होगी, जो अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है, जहां से 60 बीएससी नर्सिंग सीट्स होगी, 750 बेड होंगे, 2000 से ज्यादा ओपीडी पेशेंट यहां पर रोज आ सकेंगे। ये सारी बातों का जिक्र किया गया और इसका इंपैक्ट भी बताया गया कि किस किस तरीके से ये पूरे हमारे हेल्थ एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा, हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे ये बेहतरीन बना देगा इस पूरे इलाके में। एम्प्लॉयमेंट जो है लगभग 3,000 लोगों को मिल जाएगा, जो कि अलग अलग फैकल्टीज में होंगे, नॉन फैकल्टीज में होंगे, और इसके अलावे जो दुनिया भर के रोजगार मिल जाएंगे। शॉपिंग में मिल जाएगा, सेंटर में मिल जाएगा, कैंटीन्स खुल जाएंगी, कंस्ट्रक्शन का जब काम शुरू होगा तो भी मिल जाएगा। यह एक प्रेस रिलीज है और हमने सोचा कि क्या यह वाकई प्रेस रिलीज जो बनाई गई है इसके लिए भी कोई मेहनत की गई है क्या? इसमें सिर्फ जो बनाने की रकम है 1,264 करोड़ रुपए, उसको थोड़ा सा आप बदल दीजिए। एक दूसरी चीज आप बदल दीजिए, जो 48 महीने में पूरा होगा, इसकी उम्र को भी कभी 50 महीने लिख दीजिए, कभी आप 36 महीने लिख दीजिए, कभी 60 महीने लिख दीजिए। दूसरा आंकड़ा ये। तीसरा आंकड़ा, यहां पर जो बेड्स होंगे वो 750 लिखिएगा कि 900 लिखिएगा, इसी बीच में आपको चेंज करना होगा।
बाकी पूरी की पूरी 4 पन्ने की प्रेस रिलीज, देश की 12 भाषाओं में लिखी गई प्रेस रिलीज, ये वही थी जो 2014-15 के बाद से इस देश के भीतर में खुलने वाले हर एम्स के वक्त जारी की गई थी। उसमें एक भी लाइन कोई परिवर्तन नहीं था, वहां से उठाया यहां चस्पा कर दिया, उसमें नंबर बदल दिए और ये सारी चीज आ गई। आप कहेंगे लेकिन एम्स का ऐलान तो हुआ है, सही में हुआ है। शाम के 7:24 पे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा, दरभंगा में एम्स के निर्माण से जहां बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, वहीं स्वस्थ भारत के संकल्प को भी नया बल मिलेगा। इससे न केवल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि आसपास के लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात है। अगर आपका दिमाग सिर्फ यहीं तक काम कर रहा है तो आप वाकई ताली बजाएंगे, शंख बजाएंगे, दिए जलाएंगे, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही शानदार तरीके से परोस दिया गया आपके सामने। उसमें सिवाय इसके आपको कुछ नजर नहीं आया कि प्रेस रिलीज ठीक है, पुरानी भी थी तो नई ले आए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहीं से शुरू होता है ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग का। जब प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया तो हमें लगा कि शायद ये दरभंगा का एम्स जो है, इसका फैसला तुरंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया होगा और उससे पहले इसको सरकार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया होगा। जब पन्नों को पलटना शुरू किया तो आपको जान के ये हैरत होगी, दरभंगा के एम्स के बारे में ऐलान 2015 के बजट में किया गया था। यानी 2014 में जब यह सरकार चुनकर आई थी, उसके बाद जो पहला बजट पूर्ण रूप से मोदी गवर्नमेंट का था, उसमें दरभंगा के एम्स का जिक्र किया गया था, लेकिन दरभंगा शब्द नहीं था, बिहार के एम्स का जिक्र था। बिहार में एक एम्स खोलेंगे। वो दरभंगा शब्द 2019 में आ गया। उस वक्त आ गया जब इस बात को लेकर सहमति बन गई कि वो जमीन जो दी जाएगी, वह जमीन दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज वाली ही जमीन के दायरे में 200 एकड़ की जमीन होगी और उसी के भीतर में एम्स खुलेगा। तो एक सहमति लगी और एम्स की बात आ गई। तो जो सरकार 2014 में चुनकर आई थी, जिसकी उम्र 2019 में पूरी हो रही थी, अगर मान लीजिए 2000 बजट भर में ही ना ऐलान किया गया था, 2019 में यह सरकार चुनकर नहीं आती, तो 2015 का बजट बेकार साबित होता, क्योंकि यह सरकार तो रहती नहीं। लेकिन कैबिनेट बैठी 2019 के चुनाव के बाद 2020 में। डिसीजन लिया गया दरभंगा का 2014 के 5 साल बीतने के बाद 2019 में। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी सरकार जब किसी चीज को रखती है तो 5 साल में पूरा करने के लिए रखती है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहीं से शुरू होती है। 2 लेवल की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। पहली ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है एम्स के बारे में, दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है दरभंगा के बारे में। एम्स के बारे की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यह कहती है कि दरअसल इस देश के भीतर में मोदी गवर्नमेंट जब से आई, उसने कई जगहों पर 2014, 15 और 15-16 में एम्स का खूब ऐलान किया। उसकी उम्र भी तय कर दी, कीमत भी तय कर दी, कब पूरा होगा यह भी तय कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए आप दरभंगा को भूल जाइए और लिए आपको सफर पे ले चलते हैं। नागपुर एम्स फरवरी 2020 में पूरा हो जाना है, क्योंकि यह 2014 के बजट में ही जिक्र कर दिया गया था। तो इसको फरवरी 2020 में पूरा होना है। नागपुर घूम के आइए, आपको एम्स नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां काम अभी कहां पर चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक हल्का सा आपको आइडिया देते हैं कि जितनी रकम रिलीज की जानी थी, उस रकम का 50% भी पैसा रिलीज नहीं किया गया है, तो 50% भी हिस्सा बना नहीं है। गोरखपुर में मार्च 2020 में एम्स बन जाना था, जो अभी तक नहीं बना है। उसके लिए 1011 करोड़ रुपए लगने थे, नागपुर के लिए 1577 करोड़ रुपए लगने थे। वो पैसा भी रिलीज यहां भी नहीं किया गया। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल कल्याणी के इलाके में, ये तो फरवरी 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था। लॉकडाउन से पहले की स्थिति हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। आंध्र प्रदेश का मंगलगिरी 1618 करोड़ रुपए, इसकी उम्र भी फरवरी 2020 तक थी, बन जाना चाहिए था, नहीं बना है। गुवाहाटी में अप्रैल 2021 तक बनना, अगले साल तक की मियाद है, लेकिन इसकी भी ऐलान हुआ था 2014 में। पहले जो चुनकर आए थे तब ऐलान हुआ था, लेकिन अब 2021 तक पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें जो 1123 करोड़ रुपए हैं, उसमें पैसे की रकम दीजिएगा तब ना वो बनेगा, नहीं बना है। और बिहार का जो बजट में जब ऐलान किया गया था, तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 तक बन जाएगा,
क्योंकि ये मानकर चला जा रहा था कि जब हमने ऐलान कर दिया है तो पैसा देंगे, बनना शुरू हो जाएगा और 2022 तक बन जाएगा। मान लीजिए सरकार चली भी जाए तो भी पैसा तो जारी हो गया, तो बनते बनते बन ही जाएगा और उसको दिसंबर 2022 तक बन जाना चाहिए था। लेकिन अब नाम दरभंगा आ गया उस बिहार में, उसमें 1264 करोड़ रुपए आ गए और उसकी उम्र अब हो गई सितंबर 2024, वो आगे बढ़ गई। फिर अगले साल का जो बजट आया उसमें कुछ ऐलान किया गया। अवंतीपुरा और सांबा जो जम्मू कश्मीर के इलाके में आते हैं, वहां के लिए तय किया गया कि अवंतीपुरा में 2024 तक बनेगा, सांबा में 2022 तक बनेगा, पंजाब के भटिंडा में अप्रैल 2020 तक बन जाएगा। असंभव है, नहीं बन पाया है, नहीं बन पा रहा है, पैसा रिलीज नहीं है, सारी यूनिट्स वहां पर अधूरी पड़ी है, जो भी अलग अलग ब्रांच होते हैं। तमिलनाडु में सितंबर 2022 तक बनने की बात थी, वह भी मामला अटका हुआ है। हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर में इस देश के भीतर में जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना, रायपुर, रायबरेली और झज्जर, इन जगहों पर, झज्जर को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, उसके बारे में किस्सा बताएंगे, लेकिन बाकी के जो 7 जगह का जिक्र जो हमने किया, यह 2003-4 का जिक्र है जब एम्स बनाने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन आज की तारीख में जितने नाम हमने लिए हैं इसमें से किसी भी एम्स में चले जाइएगा तो पता चलेगा कि कोई यूनिट अधूरी पड़ी हुई है। कहीं ओपीडी चल रहा है तो अभी सर्जिकल यूनिट अधूरी है, कहीं पर दीवार नहीं बन पा रही है तो कहीं पे अभी मशीनें नहीं आई हुई हैं। इन स्थितियों को जीते हुए ये एम्स चल पड़े हैं और इसको सरकारी दस्तावेज में कंप्लीट लिख दिया गया है, कंप्लीटेड। बाकी जगहों की स्थिति है। एक सवाल और आपके जहन में आना चाहिए, जो दिल्ली का एम्स है ये किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था? 1952 में भारत सरकार के पास पैसा नहीं था, न्यूजीलैंड के जरिए फंडिंग हुई थी और उसमें जो पैसा आया था उसको उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनके जरिए ये पूरा काम किया गया था और ये बनाया गया था 1956 में बनकर ये तैयार हो गया था। 4 साल का वक्त लगा था। तो हमें लगा कि जिस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उतनी जानकारी नहीं थी, तब हमने एम्स 4 साल में बनाया था। लेकिन उसके बाद के एम्स का जो एवरेज निकल कर आता है, जो अधूरा एम्स ही चालू है, उसकी उम्र एवरेज जो निकल कर आएगी वह तकरीबन 10 साल निकल कर आएगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग राजनीतिक तौर पर इमोशन के साथ मरीजों से खेलते हैं, मरीजों के परिजनों से खेलते हैं, जो अपने अपने इलाकों में रहते हैं, वो सोचते हैं एक अस्पताल तो खुल जाए, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। अब यहां से आप सफर पे आपको लिए चलते हैं दरभंगा। दरभंगा का सफर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कुल जो है एक ही है अस्पताल, जिला अस्पताल, जिसको दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं। उसकी हालत देश के किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जर्जर है। स्थिति यह आ गई कि सरकार को टिप्पणी करनी पड़ी। सरकार की टिप्पणी, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की, यह हेरिटेज है क्या जिसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है? उसी के परिसर में इस एम्स को खोला जाना है। इससे बात भी नहीं बनेगी। हमको लगता है कुछ और जानकारी देनी चाहिए। इस हॉस्पिटल के भीतर में वाटर, पूरी तरह पानी की उपलब्धता नहीं है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काम नहीं करता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो वहां तक पहुंचने में लड़खड़ाता है, रेलवे से ये जोड़ा नहीं जा चुका है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है किसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को, वो वहां पर मौजूद नहीं है और उसके दायरे में हम एम्स खोलने वाले हैं, ये मानकर कि शायद ये ठीक कर देंगे। यही फैसला हुआ और नीतीश कुमार जी ने कहा जी नहीं, ये ठीक हो जाएगा। यहां पे एक और बात आएगी। पूरे दरभंगा के भीतर में जो 45 लाख लोग रहते हैं, उनके पास क्या अस्पताल है, कितने अस्पताल हैं, किस रूप में ये काम कर रहे हैं, इसका डाटा भी बड़ा रोचक डाटा है। क्योंकि जितने हेल्थ सब सेंटर हैं उनकी संख्या है 261, जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी संख्या है 37 और इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है उससे भी कम इक्विपमेंट्स यहां के हेल्थ सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में है। जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इक्विपमेंट्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में है, जिसमें मार्च के महीने में एक मरीज इसलिए भाग गया था कोविड का कि वहां पर इलाज उसका नहीं हो पा रहा था, वो छोड़ के भाग गया। उसके बाद वहां पर कोविड के मरीजों ने आना बंद कर दिया कि यहां तो आएंगे तो मर जाएंगे, और स्थिति इतनी विकट होती चली गई और स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि नेचुरल वे में जो दूसरे मरीज भी आते थे वह भी इस दौर में नहीं आ पा रहे, वो दूसरे जिलों में चले जाते हैं।
तो दरभंगा बिहार के सबसे जर्जर मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम है। अब सवाल है कि इन 45 लाख लोगों के लिए इलाज का साधन क्या होगा। दरभंगा में 100 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इन बातों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब पूरे हेल्थ सिस्टम को ही इस नए एम्स के साथ जोड़ते हुए अपने लिए ताली बजा ली, अपने ट्वीट्स में ताली बजा ली, तो हमको लगता है इस देश के बारे में उनकी आंखों में कुछ शर्म तो होनी चाहिए, जिसके जरिए समझा जा सके कि इस देश में किसी मरीज का क्या हाल है। इस देश में बीमारों के लिए इलाज की व्यवस्था भी हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बिहार उन राज्यों में है जहां पर हेल्थ सिस्टम पर सबसे कम खर्च किया जाता है। आप बोलेंगे कितना खर्च किया जाता है, तो 3.94% बजट का हिस्सा है जो बिहार का इन जनरल ही लोएस्ट बजट है, उसमें भी 3.9%। प्रति व्यक्ति प्रति महीने जो खर्च होता है बिहार सरकार करती है वो 41 रुपए 25 पैसे, यानी प्रतिदिन 1 रुपए 35 पैसे बिहार सरकार खर्च करती है। उसमें केंद्र का भी हिस्सा मिला दीजिए, यह स्थिति है, क्योंकि केंद्र सरकार जो होती है वो लगभग 37% देती है और 63% स्टेट देता है और इसी के जरिए चलता है। लेकिन स्थिति इतनी नाजुक है कि जब हम इन बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक साल का इसका मतलब हुआ कि हर साल एक व्यक्ति पर 495 रुपए सरकार खर्च करती है बिहार में। यह बिहार के हॉस्पिटल पे खर्च करने की स्थिति है। लेकिन हमें लगा कुछ और इसका टटोला जाए कि स्थिति क्या है। बिहार में अगर इस महामारी से ठीक पहले की स्थिति चले जाइएगा कि वहां पर जितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत होती थी, इस दौर में महामारी के वक्त मौतें कम हुई हैं, महामारी से मरीज कम हुए हैं। कुल मिलाके इस समय 1,60,000 मरीज कोविड के हुए हैं बिहार में जो प्रभावित हुए हैं। बिहार में 1,46,000 मरीज उसमें से ठीक हो गए, सरकार का आंकड़ा है। 831 मौत बिहार में कोविड से हुई है। हमें लगा कि पिछले साल कितनी मौतें हुई होंगी, तो पूरे बिहार का तो नहीं मिला लेकिन कुछ जिलों का मिला, उसमें दरभंगा भी शामिल है। दरभंगा, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, नवादा, जमुई, पूर्णिया, छपरा और समस्तीपुर, इन 8 जगहों की जानकारी मिली कि यहां पर चमकी बुखार, डायरिया, हीट स्ट्रोक से सिर्फ अप्रैल से अगस्त के महीने में, यानी 5 महीने के भीतर में 1,500 लोगों की मौत वो है जो कि रजिस्टर्ड है, जो अस्पतालों में मौत हुई है। इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स का जो हमने नाम लिया तो अस्पतालों में जाके 1500 की मौत हुई है, यानी 300 हर महीने मर रहे थे। और इस 5 महीने में कोविड से मरने वालों की संख्या है 831। बाकी कितने लोग मरे हैं कोई जानकारी नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ना बिहार सरकार के पास डाटा है, ना अस्पताल में लोग पहुंचने की स्थिति में आ पा रहे हैं, क्योंकि इस दौर में महामारी है तो अस्पताल क्यों जाए। तो अस्पताल जाके जो पिछले साल का डाटा था, जैसे हम लोग जीडीपी हमेशा पिछले साल का बताते हैं और अब का बताते हैं, आप कंपैरिजन कर सकें तो यह भी मौतों का कंपैरिजन भी कर लीजिए। उस 5 महीने में कितनी मौत हुई और इस 5 महीने में कितनी मौत हुई। और इसकी स्थिति थोड़ी और विकट इसलिए भी है क्योंकि खुद बिहार सरकार ने इस बात को माना है कि उसको 1,000 मेडिकल अफसर चाहिए जो वो नहीं नियुक्त कर पा रही है, 2,200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए जो वो नहीं नियुक्त कर पा रही है, 558 डेंटिस्ट चाहिए जो नहीं नियुक्त कर पा रही है, और 6,300 ANMS इसको कहते हैं, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, इसका नाम ये होता है कि जो विलेज लेवल पे फीमेल हेल्थ वर्कर्स होती है उनकी नियुक्ति भी नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि नियुक्तियों के लिए लोग हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल्स मौजूद नहीं है, वो हैं, लेकिन उनको फिर वेतन देना होगा, उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है, तो ये नियुक्तियां रुकी हुई हैं। यानी कमोवेश हर हॉस्पिटल में और पटना के एम्स में भी लगभग 36% ही ऑफिशियली नियुक्तियां हुई हैं। बाकी 64% जो है वह खाली है, वहां पर अभी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही, इतनी वैकेंट सीट्स है। इससे भी बुरी स्थिति में जब हम आएंगे तो हमें जानकारी मिली, जो डाटा निकल कर आया बिहार की जनरल स्थिति और उसमें दरभंगा की स्थिति, दोनों में जो 5 ऐसी चीजें निकल कर आई जो कॉमन है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर हॉस्पिटल्स का बिहार में दरभंगा का, मैन पावर सबसे कम बिहार का, देश की तुलना में बिहार में दरभंगा का, मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा बिहार की तुलना में बिहार के भीतर में दरभंगा, सर्विस की क्वालिटी सबसे बदतर बिहार के भीतर में दरभंगा, और इनकम की तुलना में सबसे ज्यादा वसूली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जरिए है वह भी
दरभंगा में। यह दूसरा सच था। अब इस ग्राउंड जीरो का एक तीसरा सच है जिसको हमको लगता है इस सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र हुआ है कि इस देश के भीतर में हम लोग ऑक्सीजन तक दे पाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। यानी अस्पताल है, सब है, लेकिन हॉस्पिटल्स में हम अगर ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि बेड विद ऑक्सीजन दे पाने की स्थिति में 70% जो है, 70% तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, 30% ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन सबको अगर मिला भी दीजिए तो भी इस देश के भीतर में ऑक्सीजन का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है जो कि ऑक्सीजन मरीजों को दिया जाता है, वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जब हमने डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था की और अलग अलग माध्यमों से जब जानकारी हासिल की कि सही मायने में इस देश के भीतर में स्थिति क्या है, तो भारत के भीतर में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन है वह 6,900 मीट्रिक टन होता है। ये पहली जानकारी मिली। इसमें से जानकारी मिली कि 2,800 टन जो है वह चला जाता है मरीजों के लिए जो कोविड और प्लस नॉन कोविड है, उसमें चला जाता है, और लगभग 2,200 जो है वह इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चला जाता है। यानी 5,000 मीट्रिक टन खर्च हो जाता है, 1,900 मीट्रिक टन बचा हुआ है। इस बात की जानकारी निकल कर आई। लेकिन इसके भीतर जब हम गए कि ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है, AIIGMA जो है, उसके जरिए जानकारी मिली कि भारत 5,000 टन ही हर दिन बनाता है, और इसमें से 23,000 टन जो है वह इंडस्ट्रियल यूज के लिए जा रही है, मैच कर रहा है। लेकिन 2,700 टन गैस जो है वो हॉस्पिटल्स के लिए जा रहा है। अब यहां से सवाल हुआ कि इसको भी मिलाइएगा तो ये टोटल 5,000 टन तक चला जाता है। यानी गैस की कमी होनी नहीं चाहिए, फिर गैस की कमी क्यों हो रही है? दरअसल इस बात को लेकर लगातार दुनिया भर में बेचैनी है कि भारत जिन मरीजों का जिक्र कर रहा है अपने यहां, मरीजों की संख्या ज्यादा है। और इसके भीतर जब हमने टटोलना शुरू किया कि क्या स्थिति है, भारत के भीतर में लगभग 10 से 12 बड़ी कंपनियां हैं जो गैस बनाती है। जो आइनॉक्स है, एयर प्रोडक्ट्स है, ये गुजरात की कंपनी है। गोयल MG गैस जो है ये दिल्ली में है। कोलकाता लिंडे इंडिया है, ये कलकत्ता की हो गई। चेन्नई में है नेशनल ऑक्सीजन। इसके अलावा कई हैं जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन इस कोविड के वक्त में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के बारे में जब हमने एक्सपर्ट से पूछना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि इसको ऐसे समझिए कि अगर 100 मरीज हैं तो उसमें से सिर्फ 10 को ऑक्सीजन चाहिए होगा, और उसमें एक मरीज ऐसा होगा जिसको NF-NC चाहिए होगा। NF-NC का मतलब ये होता है, HF-NC का मतलब ये होता है कि हाई फ्लो नेसल कैनुला। ये मतलब उसको हर हाल में 100% ऑक्सीजन उसकी बॉडी से खत्म हो रही है, उसको चाहिए। और 10 ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए 100 मरीजों में से तुलना की जा रही है। अब सवाल था कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, किस रूप में? तो उसमें जिनको एक मरीज जो है जिसको 100% ऑक्सीजन चाहिए उसको 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए, यानी 3,600 लीटर प्रति घंटे ऑक्सीजन चाहिए ऐसे मरीजों को, और बाकी को कम चाहिए उसकी तुलना में। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर आप देखिएगा तो एक एक दिन में 1-1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं कोविड से। उस प्रभावित के भीतर में 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे तो मतलब 10,000 लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, और 10,000 में से 1,000 तो ऐसे हैं जिनको HF-NC चाहिए, यानी 100% ऑक्सीजन चाहिए। 1,000 HF-NC को चाहिए, यानी 1,000 मरीज हैं तो इनको प्रति मिनट 60,000 लीटर चाहिए। इसका मतलब है कि एवरी आवर जो है वो 36,000 लीटर चाहिए एवरी आवर 1,000 मरीज को। और इसको जब आप टन में कन्वर्ट करना शुरू करेंगे तो 1,271 टन हर घंटे खर्च हो रहा है। अगर इतने मरीजों को चाहिए तो हमारा तो उत्पादन उतना है नहीं। जो लोग इस बात को भी थोड़ा समझना चाहते हैं कि दरअसल ये ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो हम प्राकृतिक तौर पर ही हमारे हवा में जो ऑक्सीजन है, टोटल ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, 78% नाइट्रोजन होता है, 1% आर्गन होता है, और 1% में बाकी गैस आती है जिसमें नियॉन है, एक्सेनोन है, ये सारी गैसें आती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि आपकी हवा के ऊपर आपकी हवा शुद्ध रहनी चाहिए, लेकिन हम लोग उस दिशा में भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग प्रकृति को बहुत अशुद्ध कर चुके हैं। सरकार जब खुश होती है, और प्रधानमंत्री जब खुश हुए दरभंगा में एक एम्स को लेकर, जो कि एक पूरा फ्रॉड कैसे सिस्टम था, ये हमने आपको पहले राउंड में बताया। दूसरे राउंड में ये है कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो जो मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ही कम से कम ठीक कर दीजिए जिससे मरीजों को सुविधा मिले। लेकिन सवाल है कि जितने मरीजों को सुविधा हम कुछ अस्पताल्स को ठीक करके बेड्स लाकर
ऑक्सीजन की व्यवस्था करके वहां पर इन सारी सुविधाओं को लैस करके मरीजों को दे सकते हैं, एक नए ऐलान के साथ पूरे देश में तरंगित हो जाती है। क्योंकि जब हमने प्रेस रिलीज जारी की तो तमिल में भी की, तेलुगु में भी की, कन्नड़ में भी की, मलयालम में भी की। ये क्या मतलब है? दरभंगा में खुल रहा है और हम उन भाषाओं में भी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ उसका एक वीडियो क्लिप भी बनाया गया, उसको भी जारी किया गया। यानी एक चीज के प्रचार के लिए डायमेंशंस कितने हो सकते हैं प्रचार के, यह एक सरकार कितनी मेहनत मशक्कत करती है। जो क्लिप बनाया गया उसकी भी एडिटिंग हुई होगी, दुनिया भर का कलेक्शन किया हो गया, उसको लेकर आया हो गया। तो इधर दरभंगा का जिक्र हो रहा था और दूसरी तरफ जिक्र हो रहा था नमामि गंगे का भी जिक्र हो रहा था कि उससे सारण डिस्ट्रिक्ट में, जिसके भीतर में छपरा भी आता है, वहां पर पानी कितने मोहल्लों में व्यवस्था करा दी जाएगी। वहां के बारे में हमने जानकारी हासिल करनी शुरू की। वाकई ये जो बताया जा रहा है कि नमामि गंगे के जरिए आपके नलों में पानी शुद्ध आने लगेगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट की क्लिप कहती है आ रहा है और उसमें बकायदा सारी तस्वीर है। उन इलाके में, जिन इलाकों में सारण के जिन ब्लॉक्स में इसकी शूटिंग की गई और जिन बच्चियों से बुलवाया गया या जिन माताओं बहनों से जो पूछा गया, जिन महिलाओं से जानकारी हासिल की गई, वहाँ के लोगों ने कहा कि दरअसल ये तो यहाँ के हैं या नहीं हम लोग नहीं कह सकते। इसका मतलब हो सकता है अगल बगल से ले आया गया हो। एक हिस्सा ये होता है। दूसरा होता है वाकई नहीं जानकारी हो, लेकिन अगला सवाल हमारा उनसे ये पूछवाया गया, क्या वाकई पानी आ रहा है? क्या नल से शुद्ध पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इतना प्रचार प्रसार में खर्च क्यों होता है? क्योंकि हमें तुरंत जहन में आ जाता है कि 2015 में अगर आप चले जाइएगा बिहार इलेक्शन के समय में, उस समय प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ का जिक्र किया था, इतना पैसा दे देंगे। हमने उस 1.25 लाख करोड़ को भी जब जोड़ना शुरू किया कि उस 1.25 लाख करोड़ के दायरे में जितनी योजनाएं आनी चाहिए थी उसमें क्या क्या हो सकता था, यकीन जानिए वो 1.25 लाख करोड़ अगर एक मुश्त बिहार को मिल जाता तो बिहार के सारे हॉस्पिटल्स, सारे स्कूल और जो एम्स जो खुल रहा यह भी खुल जाता और पटना का एम्स भी ठीक हो जाता। इतना बड़ा छूट या इतनी बड़े थिएटर करने की क्या जरूरत पड़ती है? और इसके आखिर में आखिरी सवाल जो है, जो सरकार कहती है कि हम लोग क्या कर रहे थे, किस रूप में जी रहे थे, ये पहली बार ये आंकड़ा भी आया कि भारत किस तेजी से अपने यहाँ कोविड को प्रभावित हुआ है। भारत में पहले 10 लाख लोग 167 दिनों में इनकी मौत हुई थी, यानी हर दिन 5,988 केस था। 10 लाख से 20 लाख सिर्फ 21 दिनों में पहुंच गए, यानी इस दौर में 47,000 लोग प्रतिदिन प्रभावित हो रहे थे। 20 लाख से 30 लाख हम लोग सिर्फ 16 दिन में पहुंच गए, यानी 62,000 लोग हर दिन प्रभावित हो रहे थे। 30 से 40 लाख 13 दिन में पहुंच गए, यानी 76,000, और अब पिछले 11 दिनों में लगभग 50 लाख तक पहुंच गए, यानी 10 लाख हो गया, यानी हर दिन 90,000 का आंकड़ा है। लगातार रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर, हम उस डाटा को भी नहीं दे पा रहे हैं जिस डाटा को लेकर हम पार्लियामेंट में कह देते हैं कितने लोग मरे हम नहीं जानते हैं, क्या स्थिति है हम नहीं जानते हैं, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हमने अपने तौर पर पता किया कि इस देश के कितने लोग हैं, माइग्रेंट्स थे जिनकी मौत हो गई थी। रेलवे डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर जारी करके बताया लगभग 110 लोगों की मौत रेलवे के भीतर हुई थी। जो लोग सड़क पे थे, जो रेलवे लाइन पर थे, जिनकी मौत हुई थी, उनकी मौत थी रेलवे लाइन पर लगभग 19 थी, 16 और 20 थी, एक वक्त में 16, एक वक्त में 4। जो अलग अलग सड़कों पर जिनकी मौतें हुई थी अलग अलग ट्रैवल करते हुए, उनकी संख्या लगभग 90 से ज्यादा है। इन जनरल लेकर आइएगा तो एक डाटा निकल कर आता है कि लगभग 300-400 लोग मर गए इस दौर में घर पहुंचने की ही परिस्थितियों को जीते हुए। लेकिन हम थिएटर कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट के भीतर में 2.5 से 4 घंटे की बहस में एक औपचारिकता निभाना चाहते हैं तो बहस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री को ऐलान करना होता है तो वो किसी पुरानी फाइल को उठाता है, बोलता है आज ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर देते हैं। ये कैसा थिएटर है? और आंखों का पानी खत्म हो गया है क्या इस दौर में? एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर जिंदगी मौत से खिलवाड़ करने की स्थिति में गवर्नेंस है। पदों पर बैठे हुए लोग हैं जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। शायद ये एक ऐसा पॉलिटिकल थिएटर में देश फंस चुका है जिसमें डेमोक्रेसी को राजनेताओं ने मिमिक्री बना दिया है और इस पे ये लोग ठाका लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।